आगे है हमारे पास प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, अगर आप चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, ये क्या है, सूर्य, और सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है, चाइना डिश के ऊपर। ये जो इस चाइना डिश में हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, इस प्रकाश को सोख लेगा। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, और अपघटित होकर के क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस तो निकल जाएगी, लेकिन उस चाइना डिश की आंतरिक सतह पर सिल्वर की पतली सी परत जो है जम जाएगी, सिल्वर की पतली सी परत जम जाएगी। प्यारे बच्चों, इसको संतुलित कर लीजिए। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2 परमाणु क्लोरीन के हैं, लेकिन यहाँ 1 है। इसको 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे आप। सिल्वर भी कितने हो गए हैं, 2, तो यहाँ भी आप इसको 2 से गुणा करेंगे। ये आपकी संतुलित भी हो गई है, लेकिन ये एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट गया प्रकाश की उपस्थिति में। तो कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार आपके पास है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप उसको प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे आपने सिल्वर क्लोराइड को रखा है वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को रखें, तो ये भी जो है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। सिल्वर की पतली सी परत जो है इस चाइना डिश की आंतरिक सतह पर जम जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस अभिकारक का जो वियोजन हुआ है वो किसकी उपस्थिति में हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है। इसलिए ये जो अभिक्रियाएं हैं ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सब्सटेंस है AgBr, इसका एक उपयोग हम बता देते हैं यहाँ पर। इस AgBr का यूज़ कहाँ होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन से। नेक्स्ट जो हमारा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी अगर हमने किसी अभिकारक को वियोजित करना है, अपघटित करना है, उसका अपघटित करने के लिए विद्युत ऊर्जा अगर हम दे रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए, आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने जो है वाटर ले लिया है। ये ऐसा कंटेनर है कि इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड जो है कोरक के अंदर, ऐसे इसमें ऑलरेडी जो है 2 इलेक्ट्रोड जो है लगे हुए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये नेगेटिव है चार्ज, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश और ये ऋण आवेश। आपने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है हमारे पास, ये बैटरी है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। तो अब क्या करेंगे, आप 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब जो है इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, एक टेस्ट ट्यूब आप इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। बैटरी को आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो धीरे धीरे इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो है बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है गैसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब, जो यहाँ इन टेस्ट ट्यूब के आसपास या इन इलेक्ट्रोड के आसपास पानी है, जल है, उनका वियोजन आरंभ हो जाता है। प्यारे बच्चों, यानी हमने पानी लिया, पानी किस रूप में लिया, लिक्विड की अवस्था में लिया, द्रव अवस्था में लिया, क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। विद्युत ऊर्जा हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा देने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में एक परख नली के अंदर तो ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी और दूसरी परख नली के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ इकट्ठी होती है, इस इलेक्ट्रोड में, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है। इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड।
यानी हाइड्रोजन गैस हमारे कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है इस एनोड पर इकट्ठी हो जाती है। यानी हाइड्रोजन गैस वाटर को अगर विद्युत ऊर्जा देकर के हम वियोजित कर रहे हैं तो दो गैसेस जो है उत्पन्न हो रही हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, कैथोड पर इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस को कहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, एनोड पर इकट्ठी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अब इसको बैलेंस कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर दो परमाणु हैं, तो आप इसको 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही 2 से गुणा करते हैं हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 4 परमाणु, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2। इसको भी 4 बनाने के लिए आप इसको 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इस जल का विद्युत अपघटन हो रहा है और विद्युत अपघटन होने के बाद 2 गैसें उत्पन्न हो रही हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में बनती है। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस की जो अमाउंट है वह ऑक्सीजन गैस की तुलना में 2 गुनी उत्पन्न होती है। ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ज़्यादा जो अमाउंट बनती है वो हाइड्रोजन गैस की बनती है इन कंपैरिजन टू किसकी तुलना में, ऑक्सीजन गैस की तुलना में। नेक्स्ट हम बताते हैं, इस वियोजन अभिक्रिया में ही आपने ये देखा है कि किसी भी अभिकारक को तोड़ने के लिए आप ऊर्जा उसको दे रहे हैं। ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। अभिकारक उस ऊर्जा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वे वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करता है। ऊष्माशोषी का मतलब भी यही है, ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब अवशोषण, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए अभिकारक ऊष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, जितने भी मैंने वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण दिए हैं, जैसे पहला उदाहरण दिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, इसको आप संगमरमर का पत्थर भी कह सकते हैं। अगर आप इसको ऊष्मा दे रहे हैं तो ये अभिकारक क्या कर रहा है, इस ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। अवशोषित करने के बाद ये 2 उत्पादों में टूट रहा है, इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, फेरस सल्फेट का उदाहरण हमने लिया। इसको भी अगर हम ऊष्मा दें तो ये अभिकारक भी ऊष्मा को अवशोषित करके 3 उत्पादों में जो है टूट जाता है। Fe2O3 सॉलिड ठोस अवस्था में है। भूरे रंग, लाल रंग का जो पदार्थ है ये बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकल जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी जो है यहाँ पर निकल जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया से पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए। कौन सी बात पता होनी चाहिए, सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है और कुछ धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, आप कह सकते हैं ना के बराबर होती है। जैसे अगर मैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु की बात करूं, वो कौन सी क्रियाशील धातु है, पोटासियम। पोटासियम के बाद अपना सोडियम,
उसके बाद अपना मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, सिल्वर, इस तरह से जो है हमारे पास एक सीरीज़ बनती है। सबसे लास्ट में जो हमारे पास आता है इस सीरीज़ के अंदर, यहाँ हाइड्रोजन आता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आयरन आता है, जिंक आता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कॉपर आता है, और यहाँ पर हमारा जो है सिल्वर आता है, यहाँ पर प्लेटिनम आता है, और यहाँ पर गोल्ड आता है। इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर इन धातुओं की जो क्रियाशीलता है बहुत ज़्यादा है, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं ये, अधिक क्रियाशील धातु। ये यहाँ पर अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो यहाँ क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी, ठीक। क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। और इस सोने तक आते आते, ये क्या है, किसका सिंबल है? ये सोने का, AU। AU क्या है? गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना। यहाँ तक आते आते जो है इसकी क्रियाशीलता बहुत कम हो जाएगी। ये हमारे ऐसे धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये किसी वाटर के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ जो अभिक्रिया नहीं करती। तो ये पता होना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अब देखिए मेरे पास एक यौगिक है कॉपर सल्फेट का। बीकर के अंदर मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक यौगिक है जो किस रंग का होता है? नीले रंग का। किस रंग का है? नीले रंग का। ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। अब मैं इस जलीय विलयन के अंदर इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, इस जलीय विलयन के अंदर हम लोहे के कीले डाल देते हैं। ये लोहे की जो है हम इसमें कीले डाल देते हैं। क्या किया मैंने? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के अंदर, जिसका रंग कैसा है? नीले रंग का है, मैंने इसमें क्या डाल दिया? लोहे की कीले डाल दी। लोहे की कीले डालने के बाद क्या होगा? इसका जो ये नीला रंग है वह धीरे धीरे हल्के हरे रंग का हो जाएगा। हल्के हरे रंग का हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ इस धातु की बात करूँ और इस यौगिक के अंदर इस धातु की बात करूं, इन दोनों में अधिक क्रियाशील कौन है? आप कहेंगे कॉपर में और आयरन में अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आयरन। आयरन की क्रियाशीलता, इस लोहे की क्रियाशीलता इस तांबे से अधिक है। तो क्या करेगा ये? इसकी क्रियाशीलता अधिक है, इसकी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक पावरफुल जो आदमी है वो क्या करता है? कम पावरफुल आदमी को, कमज़ोर आदमी को उठा करके वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देता है, उठा करके फेंक देता है वो। इसी तरह से इस अभिक्रिया में भी क्या होगा? आयरन की क्रियाशीलता अधिक होने की वजह से ये आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को इसके इस यौगिक से विस्थापित कर देगा। यानी आयरन यहाँ पर आ जाएगा और कॉपर दूर हट जाएगा। तो क्या बनेगा? Fe यहाँ आ गया, साथ में क्या है? SO4 एक्वस प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर अलग हो जाएगा। तो यानी इस अधिक अभिक्रियाशील धातु ने एक कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है। इसलिए यह अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्या होती है? अब आपने आप जो है आप परिभाषा लिख भी सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन
अभिक्रिया। द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब विस्थापन होगा, दो का जो है विस्थापन होगा। दो किन दो का विस्थापन होगा? आयनों का। विस्थापन होगा, दो आयनों का विस्थापन होगा। किसके आयनों का? अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान होगा, विस्थापन होगा। अभिकारक के दोनों अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होगा। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। देखिए, अब मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये बेरियम क्लोराइड का ये जलीय विलयन है। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। मैं इसमें सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन मिला देता हूँ। क्या मिला देता हूँ मैं? ये दो अभिकारक हो गए, ये बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। एक अभिकारक ये है, दूसरा अभिकारक ही है, जलीय विलयन है। और कोई जो लवण होता है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है। यहाँ पर भी दो तरह के आयन हैं, यहाँ पर भी दो तरह के आयन हैं। यहाँ दो तरह के आयन कौन कौन से हैं? Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। यहाँ भी दो तरह के आयन हैं, 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब वाले जलीय विलयन को और इस टेस्ट ट्यूब वाले जलीय विलयन को जब मिक्स करेंगे, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसका जो ये पॉजिटिव आयन है, इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा और इसका जो ये पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव के साथ आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आ जाएगा और इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। किन के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है? अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या बनेगा? देखिए, आपने यौगिक का सूत्र बनाना सीखा है 9th क्लास में। तो आपके पास एक आयन तो बना Ba2 पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है? SO4 2 नेगेटिव। तो Ba के ऊपर कितना चार्ज है? 2 और 2 पॉजिटिव, हम 2 लिखेंगे। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है, हम 2 लिखेंगे। क्रॉस करने के बाद देखिए, आप इसको सिंपल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आप इसको अगर क्रॉस करते हैं, आपके पास बेरियम कितना हुआ? 1, सल्फेट कितना हुआ? 1। तो सूत्र क्या बना? BaSO4। यानी एक तो आपके पास बन गया बेरियम सल्फेट। किस अवस्था में बनेगा? ये ठोस अवस्था में बनेगा। जब किसी टेस्ट ट्यूब में मिक्स करने के बाद ये ठोस अवस्था में बनेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। इस का रंग कैसा होगा? सफ़ेद रंग का होगा, श्वेत रंग का होगा। श्वेत रंग का ये ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा? अवक्षेप कहलाएगा। श्वेत रंग का अवक्षेप कहलाएगा। ठीक है, तो ये श्वेत रंग का अवक्षेप टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। अब दूसरा देखिए, इसका सोडियम आयन और इसका नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव और इधर क्या है? Cl नेगेटिव। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1। क्रॉस करो, क्या बना? NaCl। तो ये एक उत्पाद जो बना NaCl बना, इसका जलीय विलयन। यानी उस टेस्ट ट्यूब में जो ठोस अवस्था में पदार्थ बन रहा है, वो जो नीचे बैठ गया है, श्वेत रंग का अवक्षेप बेरियम सल्फेट होगा। और जो उसमें ऊपर जलीय विलयन में जो बचा हुआ पदार्थ है, वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उसमें ऊपर रहेगा। अब इसको अगर हम संतुलित करने की बात करें, इसको संतुलित करते हैं। बेरियम यहाँ पर देखिए कितने हैं? 1। यहाँ पर भी 1 है। हम बेरियम की तरफ ध्यान नहीं देंगे जब दोनों तरफ बैलेंस है, ये संतुलित है। अब बात करते हैं सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। आप क्या करोगे संतुलित करने के लिए? 2 से गुणा करोगे। जैसे ही 2 से गुणा करते हैं, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ क्लोरीन पहले से 2 है। हमने यानी क्लोरीन को भी संतुलित कर दिया, सोडियम को भी संतुलित कर दिया, बेरियम पहले से संतुलित है। अब किसकी बात आती है? सल्फ़र की। सल्फ़र कितने हैं? यहाँ पर 1। यहाँ पर भी कितने हैं? 1। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं? 4।
और यहाँ भी कितने हैं 4। तो ये पूरी जो रासायनिक समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई है। और यहाँ पर इस अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसीलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। प्यारे बच्चों, इसी अभिक्रिया के अंदर आप एक अभिक्रिया और बता सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका नाम क्या होगा? देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होंगी? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक उत्पाद ठोस अवस्था में बने, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद जो है अवक्षेप के रूप में मिलता हो या बनता हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाएंगी। यानी ये जो अभिक्रिया है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और साथ में यहाँ इस उत्पाद के अंदर एक उत्पाद ठोस अवस्था में बन रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अवक्षेप। यानी इस अभिक्रिया में उत्पादों में से एक उत्पाद ठोस अवस्था में बन रहा है, जिसको अवक्षेप कह रहे हैं। यानी इस अभिक्रिया में अवक्षेप भी बन रहे हैं, अवक्षेप का भी निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम कहेंगे। दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अगर हम लेते हैं, ये अलग टेस्ट ट्यूब में बनाया हुआ है, ये अलग टेस्ट ट्यूब में बनाया हुआ है, और दोनों को अगर मैं मिक्स करूँगा तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब हम किसी सॉल्ट का, किसी लवण का जलीय विलयन बनाते हैं तो उस लवण के अंदर पहले से ही आयन मौजूद होंगे। ये Ag पॉजिटिव आयन है, ये NO3 नेगेटिव आयन है, यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। यानी इसके जलीय विलयन में ये 2 तरह के आयन हैं, इसके जलीय विलयन में ये 2 तरह के आयन हैं। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देते हैं, तब क्या होता है? इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ, यानी आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी? द्वितीय विस्थापन होगी। लेकिन इस द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में वहाँ देखते हैं उत्पाद में, क्या कोई उत्पाद ठोस अवस्था में भी बनेगा? देखिए, इसका पॉजिटिव जब इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बनेगा? AgCl। लेकिन ये AgCl किस अवस्था में बनेगा? ठोस अवस्था में। टेस्ट ट्यूब में कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। इस ठोस पदार्थ को जो नीचे बैठ रहा है, इसको क्या कहेंगे? अवक्षेप। किस रंग का होगा ये? श्वेत रंग का अवक्षेप होगा, श्वेत रंग का अवक्षेप। अब Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ दूसरा उत्पाद बना NaNO3 एक्वस। तो इस अभिक्रिया में भी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएंगे। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद में अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, ये जो उपचयन है, इसमें किसी अभिकारक में उत्पाद बनने के समय ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। जैसे मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाता हूँ तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। प्यारे बच्चों, इस अभिकारक में जब मैंने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, यहाँ इस कार्बन के साथ अभी कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन जब इसका उत्पाद बना, इस उत्पाद में कितने ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है? 2 ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पर जब किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक से उत्पाद बनते समय अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप और भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे अगर आप
सल्फ़र को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ सल्फ़र के पास अभी एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए सल्फ़र के साथ, 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी सल्फ़र में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। कितने ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, 2 ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब सल्फ़र क्या हो गया है, उपचयित हो गया है। सल्फ़र उपचयित हो गया है। और यहाँ कार्बन उपचयित हो गया है। इसके बाद जो दूसरा एक और एग्जांपल आप ले लीजिए जो पहले आपने किया, मैग्नीशियम ठोस अवस्था में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस बनेगा। संतुलित कर लीजिए इसको। अब यहाँ मैग्नीशियम के साथ अभी एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन है, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए यह भी उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा है हमारे पास अपचयन। अपचयन में क्या है, ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। उत्पाद बनते समय ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, या आप ऐसा कह लीजिए हाइड्रोजन की टर्म में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उन्हें अपचयन कहते हैं। उदाहरण देखिए, ये बिल्कुल उससे उल्टा है। अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, ये आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तब हमारे पास कॉपर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, भूरे रंग का जो तांबा है वह उत्पन्न होता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं इन दोनों अभिकारकों में से किसका अपचयन हुआ है, आप इमीडिएटली बता देंगे इन दोनों अभिकारकों में से किसका अपचयन हुआ है। अभी यहाँ देखिए इस कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 1, लेकिन इधर देखिए कॉपर के साथ अब एक भी ऑक्सीजन नहीं है। क्या हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। यानी यहाँ इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। अपचयन हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है, अपचयित हो गया है, इसका अपचयन हो गया है। लेकिन अगर मैं इस अभिकारक की बात करूं, H2 के साथ यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब इसका उत्पाद बना इसके साथ एक ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन। तो अपचयन आपकी समझ में आ गया, जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन कहते हैं, और उपचयन जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे आप उपचयन कहते हैं। लेकिन जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाएंगी। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक साथ अपचयन और उपचयन हो रहा है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम अगर एक जनरल क्वेश्चन की बात करें, जैसे एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट की बात करें तो चिप्स के पैकेट के अंदर हम एक गैस जो है डालते हैं। कौन सी गैस डालते हैं और क्यों डालते हैं? चिप्स के पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस को है ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन गैस को नहीं डालेंगे, उसको ऐसे ही पैक कर देंगे, तो उस चिप्स के पैकेट के अंदर उस टाइम कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, वायु होगी, ऑक्सीजन गैस होगी उसके अंदर। तो वो ऑक्सीजन गैस जो है उस वसा और तेल से युक्त पदार्थ को क्या कर देगी, अपचयित कर देगी या उपचयित कर देगी, उपचयित कर देगी। क्या कर देगी, उपचयित कर देगी। इसलिए उस चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स हैं उनको उपचयन से बचाने के लिए हम कौन सी गैस उसके अंदर डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। तो हमने आपको उपचयन भी बता दिया, अपचयन भी बता दिया, रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी बता दिया,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।